हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। आप लोग जब हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने इस स्टेन का नाम बहुत बार सुना होगा, क्योंकि हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन जो स्टेन है वो हिस्टोपैथोलॉजी की एक मेन स्टेन होती है, या फिर आप उसको एक मोस्ट कॉमन स्टेन भी बोल सकते हो हिस्टोपैथोलॉजी की। तो देखो, HND स्टेन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। HND स्टेन भी इसको बोला जाता है। अब समझते हैं कि क्या होती है, क्यों की जाती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। द हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन दैट इज H&E इज द मोस्ट कॉमन स्टेन यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्ट कॉमनली स्टेन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल, लो कॉस्ट एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड मेनी डिफरेंट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिंपल होती है, लो कॉस्ट होती है, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। अब मेन क्या है, देखो हेमाटोक्सिलिन किसको स्टेन करता है। हेमाटोक्सिलिन स्टेन द सेल न्यूक्लियाई, ठीक है, दैट इज़ ब्लैक और ब्लू शेड करता है, या फिर एंड ऑल्सो शो गुड इंट्रासेलुलर डिटेल्स। देखो क्या होता है, हेमाटोक्सिलिन जो है ना वो सेल की न्यूक्लियाई को स्टेन करता है ब्लू ब्लैक। उसके अलावा बहुत सारे गुड स्टेन ऑल्सो करता है वो इंट्रा सेलुलर डिटेल्स को, जैसे कि इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस की बात करें क्रोमोसोम है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस की बात करें तो इलास्टिन फाइबर्स जो होती है। ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो जो बोन होती है, बोन के चारों तरफ जो कैल्शियम्स की लाइनिंग बनी होती है जिसको अपन सीमेंट लाइन बोला जाता है, ठीक है, इन बोन उसको गुड स्टेन करती है। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम है, कॉपर है, और CNS के भी कुछ कॉम्पोनेंट्स को ये स्टेन जो है स्टेन करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास में इसमें जैसे दो नाम है, इओसिन एंड हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन है। तो हेमाटोक्सिलिन के बारे में देख लिया कि वो किसको स्टेन करती है। अब बात करेंगे इओसिन की। इओसिन एक सेल इओसिन स्टेन सेल साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स इन वेरिंग शेड्स एंड इंटेंसिटी ऑफ पिंक, ऑरेंज एंड रेड। देखो इओसिन क्या करती है, साइटोप्लाज्म की जो सेल्स होती है, साइटोप्लाज्म का पूरा जो बैकग्राउंड होता है उसको स्टेन करने में हेल्प करती है, साथ में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी स्टेन करने में हेल्प करती है। लेकिन जो इओसिन होती है उसकी बहुत सारे शेड्स हमारे पास में आते हैं, पिंक, ऑरेंज, रेड कलर के, वो अलग अलग स्टेनिंग वो प्रोवाइड करती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को HND स्टेनिंग के बारे में समझाया है कि उसमें क्या होता है, कौन किसको स्टेन करता है। अब देखो क्या होता है, इओसिन को ही क्यों यूज़ किया जाता है हेमाटोक्सिलिन के साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुटेबल स्टेन होती है जो एलएम हेमाटोक्सिलिन के साथ में कंबाइन हो जाती है, और ये मेन क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। और बहुत सारे वहाँ पे डिफरेंट जो भी सेल्स है उन सबको क्या करती है, अलग अलग शेड्स देके सबको डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गई, उन सबको अलग अलग कलर देती है, जैसे पिंक, रेड, ऑरेंज, जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया, तो उस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट कर देती है। अब मेन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि जो हमारे पास में HND स्टेन है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखो जो प्रिंसिपल है, हेमाटोक्सिलिन इज अ बेसिक डाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया MCQs में कि हेमाटोक्सिलिन कौन सी डाई, एसिडिक डाई है, बेसिक डाई है, ठीक है, न्यूट्रल है या कॉम्बिनेशन है, कौन सी। तो वो ये हमारे पास में क्वेश्चन MCQs में आता है। तो हेमाटोक्सिलिन क्या होती है, बेसिक डाई होती है, ठीक है। इओसिन क्या होती है, एसिडिक डाई होती है। दीज अट्रैक्टेड बाय ए न्यूक्लियर, ठीक है, जो कि बेसोफिलिक एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन दैट इज एसिडोफिलिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल्स। तो हेमाटोक्सिलिन स्टेन द न्यूक्लियस, हेमाटोक्सिलिन न्यूक्लियस को स्टेन करती है ब्लू, एंड इओसिन स्टेन करते हैं हमारे पास में साइटोप्लाज्म को पिंक। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक एसिडिक डाई, एक बेसिक डाई, जैसे डायग्राम में मैंने बना रखा है, इसको हम लोग बेसिक डाई कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम एसिडिक डाई, ठीक है। तो दोनों क्या आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, दोनों कंबाइन होगी, और जो बेसिक डाई है हमारे पास में, ठीक है, जो हेमाटोक्सिलिन है वो न्यूक्लियस को स्टेन करेगी, और जो एसिडिक डाई है हमारे पास में, जो इओसिन है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगी। जैसे कंबाइन, जैसे आप लोगों ने की एंड लॉक वाली थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे दोनों आपस में जाके कंबाइन होंगी तो हमारे जो भी प्रोवाइडेड या जो भी कॉम्पोनेंट्स है वहाँ पर प्रेजेंट उन सबको अलग अलग स्टेनिंग वो प्रोवाइड करती है। तो ये इसका प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेन क्या होता है कि यहाँ पे स्टेन को जो स्टेनिंग के प्रोसीजर में कौन कौन से रिएजेंट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मेन हमारे पास में हेमाटोक्सिलिन स्टेन होगी, इओसिन स्टेन होगी, ज़ाइलिन यूज़ की जाती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसके प्रोसीजर के अंदर। अब इसके हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि डीपैराफिनाइज द टिश्यू सेक्शन इन हॉट एयर ओवन। जो भी हमारे पास में टिश्यू सेक्शन आएगा, आप लोगों को पता है कोई टिश्यू सेक्शन ऐसा होता है वो वहाँ पे वो पैराफिन वैक्स से वो एम्बेडेन होता है। अगर यहाँ पे पैराफिन वैक्स होगा तो आप लोगों को पता है कि पैराफिन वैक्स का नेचर कैसा होता है, कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे ज़ाइलिन हो गई, चाहे अल्कोहल हो गया, चाहे वाटर हो गया, सबको रिपेल करेगा, ठीक है। उसका रिपेल करने का नेचर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको बाहर की तरफ धकेल देगा, इस टिश्यू
टिश्यू सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं जाने देगा। अगर टिश्यू सेक्शन के अंदर स्टेनिंग नहीं जाएगी तो उसको कलर नहीं मिलेगा, कलर नहीं मिलेगा तो हम किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि डीपैराफिनाइज करना है, ठीक है, टिश्यू सेक्शन को हॉट एयर ओवन के अंदर। अब डीपैराफिनाइज से क्या होगा, जो जितना भी मोस्ट ज़्यादा वैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारा सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैक्स है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, रिमूव द एक्स्ट्रा पैराफिन वैक्स विद द ज़ाइलिन, ठीक है। अब जैसे कुछ कॉर्नर्स में कहीं पे भी इनसाइड टिश्यू के अंदर थोड़ा थोड़ा वैक्स बच गया, ठीक है, डीपैराफिनाइज के बाद भी बच गया, तो ज़ाइलिन से आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा वैक्स को। तो क्या करना है, 3 डिप्स करने हैं। जैसे ज़ाइलिन का कंटेनर है, ठीक है, इसमें ज़ाइलिन फिल है, आपको पता ही है, आप लोग इस तरीके से स्टेनिंग का जो रेक होता है, ठीक है, जिसमें स्लाइड्स का रेक होता है, उसमें जो स्लाइड्स को रख देंगे जिसमें टिश्यू अटैच है, उसको हैंडल को क्या करते हैं अपन, जो भी हमारा जार होता है उस जार में हम उसको डिप करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने लैब में देखा होगा। तो डिप करोगे तो उसमें 3 बार डिप करना है, ईच फॉर द 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट्स के लिए हर एक डिप को करना है। हाइड्रेशन विद ग्रेड एल्कोहल्स आर, अब क्या होगा, आपको हाइड्रेशन करना है, ठीक है, किसके साथ में, एल्कोहल के ग्रेड्स के साथ में। क्या करना है, सेक्शंस आर टेकन आउट फ्रॉम द ज़ाइलिन, ज़ाइलिन से अपन सेक्शन को बाहर निकालेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या था, ज़ाइलिन में उसको करा था। अब जब ज़ाइलिन से आप सेक्शन को बाहर निकालते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को देखनी है उस टाइमिंग में कि जो हमारा शुड बी अपेयर क्लियर, जो स्टेनिंग यहाँ पे जो आपको दिखेगी, जो टिश्यू सेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर से दिखनी चाहिए, आपको ओपेक नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। आर ट्रांसफर टू दी एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% अल्कोहल या एसीटोन जो भी हमारे पास में होगा उसके अंदर टिश्यू सेक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर भी सेम क्या करना है, 3 डिप्स करनी है और ईच फॉर द 2 मिनट्स, हर एक को 2 मिनट के लिए आपको रखना है। आफ्टर दैट क्या करना है कि ट्रांसफ़र द टिश्यू सेक्शन इन रनिंग टैप वाटर फॉर द 5 मिनट्स। जैसे ही यहाँ से करोगे टिश्यू सेक्शन को रनिंग टैप वाटर के नीचे यहाँ पे रख दोगे 5 मिनट के लिए। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ द मर्करी पिगमेंट बाय द आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट ट्रीटमेंट। अगर कोई भी रीजन हम यहाँ पे अगर हम यूज़ करें जिसमें मर्करी पिगमेंट प्रेजेंट था तो वहाँ पे ये स्टेप देखो बहुत सारी में नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे मर्करी पिगमेंट प्रेजेंट होता है वहीं पे स्टेप्स को किया जाता है। क्यों किया जाना होता है, आप लोगों को पता है मर्करी पिगमेंट क्या होता है, एक हार्मफुल रिएजेंट होता है जो कि टिश्यू को मतलब टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको वो बिल्कुल ख़राब कर देता है, या फिर आप उसको कह सकते हो कि उसका डीजनरेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे सेल्स ख़राब होने लग जाती है। तो ये स्टेप आपको वहाँ पे करनी होगी, ठीक है। आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट का ट्रीटमेंट करके उसको रिमूव किया जाता है। अगर नहीं है तो इस स्टेप को आप रिमूव भी कर सकते हो, स्टेप को छोड़ देंगे अपन। आफ्टर दैट क्या करना है, जब वाटर में उसको रख देंगे 5 मिनट के बाद में स्ट्रेन करेंगे उसको मेयर से मेटॉक्सिलिन से 10 से 15 मिनट के लिए। देखो ये अगर आप मेयर्स यूज़ करते हो तो 10 से 15 मिनट होती है, हैरिस यूज़ करते हो तो 5 to 10 मिनट्स होती है। अलग अलग जो है मेटॉक्सिलिन होता है उसका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे इसमें मेयर से मेटॉक्सिलिन यूज़ की जाती है, इसका टाइमिंग 10 से 15 मिनट्स होता है। आफ्टर दैट क्या करना है, 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के बीच के बाद में वॉश इन द रनिंग टैप वाटर फॉर द 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए आपको रनिंग वाटर में रख देना है, यानी एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स के लिए आपको रनिंग वाटर में रखना ही है। देन क्या करना है आपको, काउंटर स्टेन विद यूसिन फॉर 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स, यानी 30 सेकेंड से लेके आपको 2 मिनट के लिए काउंटर स्टेन जो यूसिन यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी हमारी स्लाइड जो है उसको डिप करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या करना है, जैसे आप उसको यूसिन में डिप करोगे काउंटर स्टेन में हमारी में यहाँ पे डिहाइड्रेट द सेक्शन इन 95% और एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 2 चेंजेस फॉर 2 ईच मिनट। ये 2 चेंजेस करने हैं और दोनों ही 2-2 मिनट के लिए करने हैं। एक तो हमें 95% में और एक हमें 100% अल्कोहल में चेंजेस करने हैं। देन आफ्टर दैट क्या करना है आपको, लास्ट में बिल्कुल सेक्शन को पूरा क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हमेशा हम ज़ाइलिन का यूज़ करते हैं। क्लियर इन ज़ाइलिन 3 चेंजेस करने हैं, वो भी हर एक 2 मिनट के लिए, ठीक है। जब 3 चेंजेस कर दोगे हर एक को 2 मिनट के बाद में उसको फिर ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए सेक्शन को रख दिया जाएगा यहाँ पे बाहर निकाल के जो स्लाइड्स है। आफ्टर दैट जब वो ड्राई हो जाएगा तब क्या करना है आपको, डीपीएक्स से माउंट करना है, ठीक है। डीपीएक्स आप लोगों को पता है एक तरह का माउंटिंग मीडिया होता है जो क्या करता है ये जो स्लाइड सेक्शंस हमने बनाए टिश्यूज़ के वो उनको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है। एटलीस्ट आपको पता है कि 10 ईयर्स तो मिनिमम उसकी लाइफ स्पेन का वो बढ़ा के रख देता है। इससे क्या होगा कि फर्दर अगर हमें कभी किसी टिश्यू की स्टडी करनी होती है तो वो वहाँ से उस स्लाइड को उठा के उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है कि क्या प्रोसीजर होता है और कैसे करना है। एक एक स्टेप आपको इसी तरीके से फॉलो करनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन इसमें होता है वो आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको फॉलो करना होता है। अगर आप टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर दोगे या कम कर दोगे या ज़्यादा कर दोगे, दोनों की इम्पैक्ट जो होती है उसमें स्टेनिंग में होते हैं। अब इसके रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। अब देखो जो रिजल्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस होता है वो ब्लू कलर का स्ट्रेन होता है, ब्लू ब्लैकिश कलर का स्ट्रेन होता है। साइटोप्लाज्म या पूरा बैकग्राउंड हल्का पिंकिश
कलर का स्टेन होता है। और मसल्स की बात करें तो मसल फाइबर्स डीप रेड स्टेन होती है, आरबीसी सेल से ऑरेंज रेडिश स्टेन होती है, और कैल्शियम वगैरह या कोई भी मिनरल्स है तो वो डार्क ब्लू कलर के शेड होते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने आप लोगों को डायग्राम में बता रखा है। जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है पूरा पीछे से, वो हल्का पिंकिश शेड का है, ठीक है। उसके बाद में जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स आपको दिख रही है हल्की डार्किश है, और जो भी ये जैसे ब्लू कलर के मैंने जो बना रखे वो आप लोगों की कैल्शियम्स जो है वो मिनरल्स है। तो इस तरीके से जो आप माइक्रोस्कोप में आफ्टर ऑल जब स्टेनिंग करने के बाद में देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें जो भी हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे इसको डिटेक्ट करके आप लोगों को जो भी रिजल्ट होता है वो बताया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी HND स्टेनिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी अगर पूछना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।